हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 23 मार्च 2023 के करंट अफेयर के साथ। पूरा वीडियो अंतिम तक ध्यान से देखिएगा, हर एक न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ आप लोग एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हो। डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर पर आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगा। वहीं से आप इसे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे डाउनलोड कर सकते हो। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन के अंदर फ्री स्टडी मटेरियल का ऑप्शन है, जहां पर जाके आप डेली के पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ डाउनलोड कर सकते हो। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि आज है 23 मार्च 1931 को। ऐसा क्या हुआ था कि हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, जो कि देश के लिए अपनी जान निछावर कर गए, तो उनके प्राणों को एक तरीके से ट्रिब्यूट दिया जाता है और उन्हें याद किया जाता है कि कहीं ना कहीं ऐसे शूरवीरों को हमेशा सलाम है, जो कि उस उम्र में, जिस उम्र में लोग ठीक से किताबें नहीं पढ़ पाते हैं, फांसी के फंदे को चूम गए। तो आज का दिन उन्हीं को नमन है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मेरा जो आपसे सवाल था वो ये था कि इनमें से कौन सा जीव है जिसके काटने से फॉर्मिक एसिड ये हमारी त्वचा में छोड़ते हैं। तो सही आंसर है रेड एंट। जिन लोगों ने भी लाल चींटी आंसर दिया है, उन सभी का आंसर सही है। लाल चींटियों का जो डंक होता है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है, और जब ये हमारी त्वचा में इसको गड़ाती है तो यही एसिड रिस कर हमारी त्वचा में आ जाता है, और जिसकी वजह से जलन होती है। एसिड से और भी कई सारे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, जेई, कोई भी एग्जाम। जैसे कि आपसे पूछ देता है एग में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए अमीनो एसिड पाया जाता है। इसके अलावा एप्पल में कौन सा एसिड पाया जाता है, एप्पल में मैलिक एसिड पाया जाता है। लेमन में कौन सा एसिड पाया जाता है, या ऑरेंज में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, इनमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो ये थोड़ा सा देख के जाइएगा एग्जाम में, स्पेशली एमटीएस वाले स्टूडेंट। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। अभी हाल ही में श्रीनगर में वर्ल्ड फेमस डल लेक जो है, जो डल झील है, वहां पर एरेटर कम डांसिंग फाउंडेशंस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। माफी चाहता हूँ, फाउंटेन्स की यहाँ पर बात हो रही है। फाउंटेन मतलब फव्वारा। तो ये जो डांसिंग फाउंटेन्स होते हैं, ये म्यूजिक जब बजता है तो आपको लगेगा कि म्यूजिक भी की बीट पर ही ये डांस कर रहे हैं, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। इसको प्रोग्राम से कंपाइल ऐसे किया जाता है कि आपको देखकर लगेगा कि जो फव्वारा है वो म्यूजिक की बीट पर ही डांस कर रहा है। तो इसका उद्घाटन जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? मनोज सिन्हा के द्वारा। और जो डल झील है, इसकी जो परिधि है ना, इस तरीके से पूरी, इसके चारों तरफ ऐसे फाउंटेन्स लगाए गए हैं। और इसका मेन उद्देश्य ये है कि ये डल झील को एक आकर्षण केंद्र बनाएगा, और बहुत ही आकर्षक, पहले से कहीं ज्यादा बना देगा रात के टाइम पे, और जिससे कि पर्यटन को यहाँ पर ज्यादा बूस्टअप किया जा सके। और पर्यटन यहाँ पर फैलेगा तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर आसपास के लोग जो हैं, जो कि यहाँ पर काम वगैरह कर रहे हैं या एमएसएमई से जुड़े हुए हैं, उन सभी को भी यहाँ पर रोजगार के संसाधन पैदा होंगे। जम्मू कश्मीर में नेशनल पार्क, जो आपसे कई बार पूछा जाता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है हेमीज नेशनल पार्क। कई बार आपसे पूछ दिया जाता है किश्तवाड़ नेशनल पार्क कहाँ पर है, या फिर दचगाम नेशनल पार्क कहाँ पर है। ये सारे जम्मू कश्मीर में ही है। अगला क्वेश्चन है, अभी अमेरिकी डिपार्टमेंट लॉरेंस बेर्कले नेशनल लेबोरेटरी के द्वारा, ये दरअसल अमेरिका का एनर्जी डिपार्टमेंट है, और इनके द्वारा एक रिपोर्ट जारी करी गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत कौन से वर्ष तक एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाएगा। मतलब कहने का ये कि ये कौन सा वर्ष है जब तक अंदेशा है कि भारत अपने आप में इतना मजबूत हो जाएगा कि उसे किसी भी देश से एनर्जी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत 2047 तक एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाएगा। मतलब कहने का ये कि लगभग ऐसा हो सकता है कि जब भारत अपनी 100वीं आजादी की वर्षगांठ मना रहा हो, उसी साल तक हम लोग एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाएं। और ये रिपोर्ट, इसका नाम रखा गया है पाथवेज टू आत्मनिर्भर भारत। इसमें यह बताया गया है कि हर 10 साल में, या फिर आप ये बोल सकते हो आने वाले 10 साल में, भारत के एनर्जी मार्केट में $3 ट्रिलियन
के इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। तो दुनिया भर में ऐसे एजेंसीज़ या देश जो कि भारत में एनर्जी को लेकर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। ये उनको एक ग्रीन सिग्नल है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन-सी कंपनी है जिसने अभी हाल ही में शेल एनर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी के साथ पैक्ट साइन किया है? और इसका मेन उद्देश्य ये है कि ये ईथेन और अन्य हाइड्रोकार्बन के आयात और प्रबंधन की संभावनाओं का पता लगाना चाहते हैं। मतलब कहने का ये है कि भारत हर साल ईथेन और दूसरे हाइड्रोकार्बन का जो इंपोर्ट करता है और उनका मैनेजमेंट करता है, वो किस लिमिट तक करेगा या क्या उसके पैरामीटर है, एग्जैक्ट डेटा का पता लगाने के लिए इस कंपनी ने इनके साथ पैक्ट साइन किया है। ये ऑर्गेनाइजेशन है गेल, जिसको बोलते हैं गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गेल की स्थापना 1984 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और गेल के चेयरपर्सन है इस टाइम पे एस के गुप्ता। कौन है? एस के गुप्ता। पूरा नाम है संदीप कुमार गुप्ता। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि अभी कुछ टाइम पहले आईआईटी मद्रास के द्वारा ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर को डेवलप किया गया है और इसका नाम क्या है? इसका नाम है सिंधुजा। क्या नाम है? सिंधुजा। सिंधुजा, जो कि समुद्र में आ रही लहरों को एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करेगा। तो ये काम किसने किया है? आईआईटी मद्रास ने। आपको याद होगा इसी तरीके का एक फैक्ट मैंने आपसे कल के वीडियो में भी शेयर किया था। कल मैंने आपको एक न्यूज़ शेयर करी थी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस ने शिप रॉकेट नाम की एक कंपनी है जिसके साथ पैक्ट साइन किया है एमएसएमईज को बढ़ावा देने के लिए। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा राज्य है जो कि G20 की बिजनेस समिट 2023 की मीटिंग 5 अप्रैल से होस्ट कर रहा है? तो इस बार इसकी अध्यक्षता नागालैंड कर रहा है और नागालैंड में कोहिमा में इसका आयोजन किया जा रहा है। नागालैंड में कोहिमा पूरे तरीके से इस टाइम पे तैयार है कि G20 बिजनेस समिट 2023 की मीटिंग यहाँ पर 5 अप्रैल से शुरू होने वाली है। यहाँ पर लगभग 100 लोग हिस्सा लेने वाले हैं G20 के सभी देशों को मिलाकर। G20 की स्थापना 1999 में करी गई थी और G20 19 देशों और प्लस यूरोपियन यूनियन का एक समूह है। इस टाइम पर अगर नागालैंड की बात करें तो यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं नेपियो रियो और यहाँ के गवर्नर हैं ला गणेशन। क्या नाम है इनका? ला गणेशन। नागालैंड के कई बार आपसे फेस्टिवल पूछे जाते हैं। यहाँ के त्योहार बहुत फेमस है, जैसे कि यहाँ पर मोस्ट फेमस है हॉर्नबिल फेस्टिवल, जो कि हर साल 1 से लेकर 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। इसके अलावा एक यहाँ पर त्योहार मनाया जाता है जिसका नाम है मोआत्सु मोंग। क्या नाम है? मोआत्सु मोंग फेस्टिवल। इसके अलावा फोक डांस भी यहाँ के फेमस है, जैसे कि यहाँ पर बैम्बू डांस होता है, रंगमा होता है, नागा डांस होता है, ये सारी चीजें। अगला क्वेश्चन है, 2 दिवसीय L20 की एंगेजमेंट ग्रुप इंसेप्शन मीटिंग जो है, इसका आयोजन कौन से शहर में किया जा रहा है? दरअसल ये जो लेबर 20 की जो एंगेजमेंट ग्रुप मीटिंग है, ये भी G20 के ही अंतर्गत आती है। तो B20 हो गया या Y20 हो गया या L20 हो गया, ये सब G20 के अंतर्गत आ रहे हैं। तो लेबर्स और उनके जो क्राइटेरियाज हैं, उनको बेहतर करने के लिए, बूस्टअप करने के लिए L20 की इस बार की मीटिंग पंजाब के अंदर अमृतसर में आयोजित करी गई है। कहाँ पर? अमृतसर में। ध्यान रहे पिछली साल G20 की अध्यक्षता इंडोनेशिया के पास थी 2022 में। इस साल 2023 की अध्यक्षता भारत कर रहा है और अगले साल 2024 की अध्यक्षता करेगा G20 की ब्राजील। तो नेक्स्ट ईयर जितनी भी मीटिंग होगी 2024 की, वो सब ब्राजील में आयोजित करी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क की रिपोर्ट के आधार पर अभी हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत ने कौन सी रैंक सिक्योर करी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक अच्छी नहीं है, 125वीं रैंक सिक्योर करी है। टोटल इस लिस्ट में 137 देशों को शामिल किया गया है। 137 में से भारत की रैंक 125वीं है। अगर दुनिया भर में बात करें तो टॉप किसने किया है? तो इसमें नंबर 1 पे है फिनलैंड। फिनलैंड ने टॉप किया है। मतलब कहने का ये है इस रिपोर्ट के आधार पर कि फिनलैंड के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा खुश हैं। दूसरे नंबर पे है इसमें डेनमार्क, सेकंड नंबर पे। और तीसरे नंबर पे है इसमें आइसलैंड। ये तीनों देश टॉप 3 में है। अगर लास्ट में बात करी जाए तो लेबनान, जिम्बाब्वे और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये तीनों सबसे लास्ट में है।
वेल आपको मैं बात बता दूं, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर आया है कि रशिया और यूक्रेन पिछले 1 साल से ज्यादा हो गए हैं इन दोनों के बीच में वॉर होते हुए। उसके बाद भी हैप्पीनेस इंडेक्स में इन दोनों देशों की रिपोर्ट काफी देशों से बेहतर है, इवन भारत से भी। रशिया ने 70वीं रैंक इसमें सिक्योर करी है, और यूक्रेन की अगर बात करें तो यूक्रेन ने 92nd रैंक सिक्योर करी है। दोनों की रैंक भारत से बेहतर है। अगला क्वेश्चन है, एशियन खो खो चैंपियनशिप महिलाओं और पुरुषों के लिए जिसका चौथा संस्करण अभी हाल ही में कौन से राज्य में शुरू हुआ है? तो इसका आयोजन अभी हाल ही में शुरू हुआ है आसाम के अंदर। कहाँ पे? आसाम में। और ये कब से शुरू हुआ है? इसकी शुरुआत 20 मार्च को हुई है, और इसका समापन जो होगा ये 23 मार्च को होगा। मतलब आज के दिन शाम तक इसका समापन हो जाएगा। और ये जो शुरुआत हुई है, यहाँ पर आपको दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कि ध्यान रखना है। पहली चीज़ ये कि इस बार एशियन खो खो चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? आसाम में। दूसरी चीज़, कौन सा संस्करण? चौथा संस्करण। तीसरी चीज़, आसाम के अंदर कहाँ पर? तो आसाम में बक्सर डिस्ट्रिक्ट में इसको खेला जा रहा है। ओके। इसका उद्घाटन आसाम के मुख्यमंत्री हिमांता विश्व शर्मा के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में ये सबसे उम्र दराज टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए हैं जिन्होंने एटीपी मास्टर्स 1000 टाइटल अपने नाम कर लिया है? तो ये भारतीय खिलाड़ी हैं रोहन बोपन्ना। इन्होंने 43 साल की उम्र में, 43 की एज में, एटीपी मास्टर्स 1000 टाइटल अपने नाम कर लिया है। और इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो इससे पहले अगर बात करी जाए तो 42 साल की उम्र में एक कैनेडियन खिलाड़ी है जिनका नाम है, अब तो रिटायर हो गए हैं, इनका नाम है डैनियल नेस्टोर। क्या नाम है? डैनियल नेस्टोर। तो इन्होंने डैनियल नेस्टोर का रिकॉर्ड तोड़ा है। नेस्टोर ने 42 की उम्र में एटीपी मास्टर्स 1000 टाइटल जीता था। इन्होंने 43 की एज में इसको जीता है। और इनके साथ ये टाइटल्स किसने जीता है? तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, इनका नाम है मैथ्यू एड एब्डेन। क्या नाम है? मैथ्यू एब्डेन। और इम्पोर्टेंट एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि ये इंडियन वेल्स मेंस डबल टाइटल था। ठीक है, तो इन दोनों के नाम आप ध्यान रखोगे, मैथ्यू एप्टेन का भी। अगला क्वेश्चन है, इसरो के द्वारा अभी हाल ही में भारत के जो स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं इनके लिए जो एनुअल स्पेशल प्रोग्राम चलाया जाता है, यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम, अभी हाल ही में इसकी शुरुआत हुई है। इस प्रोग्राम का नाम क्या है? इसका नाम है युविका। क्या नाम है? युविका। ये जो प्रोग्राम है, यहाँ पर युविका का मेन मतलब है वाई यू फॉर युवा, वी आई का मतलब है विज्ञानी। विज्ञानी मतलब साइंस की बात हो रही है। और का मतलब है कार्यक्रम। तो युवा विज्ञानी कार्यक्रम, पहली बार इस कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर के शिवान जो कि इसरो के चीफ थे, इनके द्वारा साल 2019 में करी गई थी। अब तो डॉक्टर के शिवान रिटायर हैं, लेकिन इस बार का भी प्रोग्राम यही होस्ट करेंगे मोस्ट प्रोबेबली। और इस बार का जो प्रोग्राम है इसकी शुरुआत 20 मार्च से हो चुकी है। दरअसल इसके लिए पहले रजिस्ट्रेशन विंडोज खोले जाते हैं, और पूरे भारत भर के जो भी स्टूडेंट, जो भी स्कूलों के स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं इसमें पार्ट लेने के लिए, वो फॉर्म फिल करते हैं, अपनी क्रेडेंशियल्स डालते हैं। उसके बाद इसरो के द्वारा उनके जो परफॉर्मेंस है स्टडीज में उनको देखते हुए कुछ लोगों को मौका दिया जाता है, और उसके बाद उनको एक बार फिर से पोर्टल में रजिस्टर करना होता है। तब जाकर वो इसरो के सारे एक्सपेंसेस पर इस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं। इस प्रोग्राम की खास बात ये रहती है कि बच्चों को फ्यूचर फ्यूचर टेक्नोलॉजीज, स्पेस साइंस, स्पेस एप्लीकेशन, स्पेस टेक्नोलॉजीज, इन सब के बारे में बेसिक नॉलेज यहाँ पर दी जाती है। इसके लिए इसरो का जो पोर्टल है, उस पोर्टल का नाम है isro.gov.in/युविका। इसरो की स्थापना 1969 में करी गई थी, और इसके जो फाउंडर हैं ये हैं विक्रम जी साराभाई। और इस टाइम पे जो इसरो के चीफ हैं ये हैं डॉक्टर एस सोमनाथ, सीनियर रॉकेट साइंटिस्ट। ये इसरो के 10वें चीफ हैं। आपको पता है इसरो की पहली सैटेलाइट का नाम क्या था? इसका नाम था आर्यभट्ट। क्या नाम था? आर्यभट्ट। इसको 1975 में इसरो ने लॉन्च किया था। अगर नासा की पहली सैटेलाइट की हम बात करें तो इसका नाम है एक्सप्लोरर 1। क्या नाम है? एक्सप्लोरर 1। इसको नासा ने 1958 में लॉन्च किया था, और नासा की भी स्थापना 1958 में ही हुई है। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका और इंडिया दोनों के बीच में
फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज अपेंडिक्स 2023 की शुरुआत अभी हाल ही में 21 मार्च से हो चुकी है, जो कि 30 मार्च तक चलेगी। और ये 10 दिवसीय एक्सरसाइज है। इसका शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो इस बार ये एक्सरसाइज महाराष्ट्र के अंदर पुणे में आयोजित करी जा रही है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि ये अल्टीमेटली बॉर्डर सिक्योरिटी चैलेंजेस को देखते हुए एक्सरसाइज कंडक्ट करी गई है। तो दोनों देश आपस में एक दूसरे के साथ यहाँ पर एक्सपेरिमेंट साझा करेंगे। केवल आपके पास 48 घंटे बचे हुए हैं, 2 दिन का समय है। 25 मार्च से बैच स्टार्ट हो रहा है। स्टैटिक जीके यहाँ पर मैं आपकी कंप्लीट कर रहा हूँ। 40 से ज़्यादा टॉपिक्स मैं इस बैच में कंप्लीट कर रहा हूँ, जिसमें डैम हो गए, फेस्टिवल हो गए, ट्राइबल कम्युनिटीज़ हो गई, फोक डांस हो गए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, पार्लियामेंट से जुड़े हुए फैक्ट, अमेंडमेंट्स हो गए, एंड इससे कहीं ज्यादा और कंटेंट, साइंस से लेकर एंड एवरीथिंग। साथ में बाइलिंगुअल जीके की आपको बुकलेट भी मिलेगी, हिंदी और इंग्लिश की। 1000 से ज्यादा मेरे द्वारा डिजाइन किए हुए स्टैटिक जीके के एमसीक्यू का मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पर मिलेगा। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप डायरेक्टली यहाँ से इस पर्टिकुलर बैच को ले सकते हैं। डिस्काउंट कोड वरुण टिपा 7 आप लगाते हैं तो 10% का फ्लैट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे कौन सा दिन मनाया गया? तो ये दिवस अभी हाल ही में 20 मार्च को मनाया गया। इस दिवस को मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों में अवेयरनेस फैलाना कि वो अपनी ओरल हेल्थ का ख्याल रखें। क्योंकि ओरल हेल्थ अगर बेहतर रहती है तो कहीं ना कहीं डाइजेशन की शुरुआत वहीं से होती है, बकल कैविटी से। ये दिवस 20 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि वर्ल्ड डेंटल फेडरेशन जो है, इसकी स्थापना डॉक्टर चार्ल्स गॉर्डन ने करी थी। किसने? डॉक्टर चार्ल्स गॉर्डन। और ये जो गॉर्डन साहब हैं, इनका जन्मदिन होता है 20 मार्च को। इस वजह से ये दिवस 20 मार्च को ही मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। तो सवाल यह है कि इस साल 2023 का जो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस है, इसकी थीम क्या थी? इस बार इसकी थीम थी बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड। अब मेरा आज का क्वेश्चन आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हो कि अभी हाल ही में 1 महीने पहले जनवरी 2023 में ये कौन सी एमएनसी है, दुनिया भर में प्रचलित कंपनी है, जिसने 3500 एम्प्लॉयज को फायर कर दिया है, लेड ऑफ कर दिया है प्रॉफिट इश्यूज को लेकर? देखिए, लेड ऑफ का मतलब पता है क्या होता है? लेड ऑफ का मतलब ये होता है कि जब कोई कंपनी प्रॉफिट में नहीं चल रही है, तो उस केस में वो एम्प्लॉयज को बल्क में फायर कर सकती है। इसको बोलते हैं लेड ऑफ करना, ठीक है। वैसे इसका जो करेक्ट वर्ड है, ये है ले ऑफ, ठीक है। तो ये कौन सी कंपनी है जिसने 3500 एम्प्लॉयज को निकाल दिया है? कोविड के बाद से ये सबसे बड़ा ले ऑफ है। आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, विप्रो, अमेजॉन या मेटा? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। एग्जाम इंजन पर आप इन बैचेस के लिए एनरोल कर सकते हो। एमटीएस का बैच कंप्लीट चल रहा है, ये मार्च के महीने में ख़त्म भी हो जाएगा। एमटीएस जीएस जीके भी आप ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप मेरा हिस्ट्री का रिकॉर्डेड बैच लेना चाहते हो, एंशंट मिडिवल मॉडर्न, जो कि कंप्लीट है, एसएससी और जितने भी वनडे एग्जाम है सबके लिए, तो उसे भी आप ले सकते हो। हिस्ट्री पॉलिटी का लाइव बैच इस टाइम पे चल रहा है, आप इसे भी कर सकते हो। साथ में आप मेरी टेस्ट सीरीज भी एग्जाम इंजन से ले सकते हो, जिसमें मैं 1840 मॉक टेस्ट आपको दे रहा हूँ सिर्फ इस अमाउंट पर। इसमें आप फुल लेंथ मॉक भी दे सकते हो, ऑल सब्जेक्ट के, टॉपिक वाइज भी, चैप्टर वाइज भी और सब्जेक्ट वाइज भी। हर तरीके के ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। कल फिर से यहीं पर मुलाकात होगी। आज की बात यहीं तक। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।